गंगापुर नामक गांव में जहां 3 भाई रहते थे। बड़े का नाम रामलाल, मंझला का नाम सोहन और सबसे छोटे भाई का नाम था सुरेश। पिताजी गुजर चुके हैं। तीनों भाई का विवाह भी हो गया। आज तीनों भाई पिता की संपत्ति का बंटवारा कर रहे हैं। देखो भाई, मैं सबसे बड़ा हूं, इसलिए मैं बंटवारे का काम करूंगा। बोलो, तुम लोगों को मंजूर है? हाँ भैया, मैं तो मंझला हूँ। आप जो बोलोगे मुझे स्वीकार है। भैया, आप दोनों तो मेरे बड़े भैया हो। मैं तो सबसे छोटा हूं। आप लोग जो फैसला करोगे मैं उसे स्वीकार कर लूंगा। पिता के जाने के बाद आप दोनों को मैं पिता स्वरूप मानता हूं। तो फिर ठीक है, सबसे पहले हम खेतों का बंटवारा करते हैं। देखो भाई, हमारे पास 2 खेत हैं और 1 मेड़ है। हम लोग 3 भाई हैं, इसलिए 2 खेत में से 1 मैं और 1 मंझला सोहन का होगा, और बचा मेड़ छोटा भाई यानी कि सुरेश का होगा। अरे वाह, बहुत अच्छा निर्णय है भैया, मुझे मंजूर है। कहो सुरेश, तुम तो चुप हो गए। क्या तुम्हें मंजूर नहीं? नहीं नहीं भैया, आप जो कहेंगे वो मुझे मंजूर है। अच्छा, तो ठीक है। अब बारी आती है हमारे पिताजी द्वारा लगाए गए आम के पेड़ का। चलो, अब आम पेड़ के पास चलते हैं। अब तीनों भाई आम पेड़ के पास आते हैं। आम के पेड़ में 2 डाली हैं। दोनों डालियों में आम के फल लदे हुए हैं। देखो भाई, ये है आम का पेड़। अब इसका बंटवारा भी कर लेते हैं। देखो, इसमें 2 डाली हैं और 1 जड़ है। इन 2 डाली में से 1 डाली मेरा होगा और 1 सोहन का होगा, और जड़ सुरेश का होगा। बहुत अच्छा भैया, ये फैसला भी मुझे मंजूर है। आप लोग तो बड़े हो, मैं तो सबसे छोटा हूं। मैं भला आप लोगों की बात को कैसे टाल सकता हूं? मुझे भी मंजूर है भैया। अब तीनों भाई घर के पास आते हैं। अब घर का बंटवारा भी होना है। तो फिर ठीक है, अब बारी आती है इस घर की। इस घर में 4 कमरे हैं और 1 छत है। 2 कमरा मेरा होगा और 2 कमरा सोहन का, और जो खप्पर का छत बच जाएगा वो सुरेश का होगा। रामलाल के इस फैसले से सुरेश बहुत दुखी हो जाता है। फिर भी बड़े भाई का फैसला मानकर वो कुछ नहीं कहता है। इस तरह घर का बंटवारा भी पूरा हो जाता है। अरे भैया, खेत, पेड़ और घर के बाद और एक जरूरी चीज तो आप भूल ही गए। अरे सोहन, वो क्या जरूरी चीज है जो मैं भूल गया हूं? क्या तुम मुझे याद दिला सकते हो? भैया, पिताजी ने हम तीनों भाइयों के लिए कुछ रुपए पैसे भी तो छोड़ गए हैं। आप उसे कैसे भूल सकते हो? अरे हाँ हाँ, याद आया। जरा रुको, मैं अभी लेकर आता हूं। बड़ा भाई रामलाल घर के अंदर से एक मटका लेकर आता है जिसमें कई सिक्के भरे थे और उनमें से कुछ पुराने जमाने के सिक्के भी थे। तो भैया, अब इन सिक्कों का कैसे बंटवारा करोगे आप? तो सुनो, अभी के जमाने में जितने भी सिक्के चल रहे हैं, उन सिक्कों को मैं और मंझला भाई सोहन का होगा, और जो सिक्के बहुत पुराने हैं, जो कि पुराने धातुओं से बनाए गए हैं, वो सुरेश का होगा। इस तरह दोनों भाई रुपए पैसे को भी ले जाते हैं। देखो सुरेश, पुराने जमाने के सिक्के में सिर्फ 4 ही सिक्के खाने बचे हैं। तुम चाहे तो इन 4 सिक्कों को ले जा सकते हो। और बहुत ही पुराने जमाने के 4 सिक्के सुरेश को देते हैं। भैया, आप दोनों तो सारे रुपए पैसे ले लिए। अगर मेरे तकदीर में ये सिर्फ 4 रुपए ही लिखा है तो मैं उसे स्वीकार करता हूँ। सुरेश अपने हिस्से के 4 सिक्कों को लेकर घर के अंदर जा ही रहा था कि तभी बड़ा भाई रोक कर कहता है, अरे सुरेश, तू पगला गया है क्या? तूने सुना नहीं, बंटवारा हो गया है। अब इस घर में हम रहेंगे। तुम्हारा हिस्सा तो छत में है। तुमको तो बंटवारा छत में दिया गया है। अब तुम उस खप्पड़ छत में जाकर रह सकते हो। इस घर के अंदर अब तुम नहीं रह सकते। अब ये घर हम दोनों का हुआ। भैया, आप ही कैसे बातें कर रहे हो? मैं कहाँ जाऊँगा? मेरा तो अभी अभी शादी हुआ है। मैं कहाँ रहूँगा? अरे सुरेश भाई, ये तो तुम्हें पहले सोचना था ना, जब बंटवारा चल रहा था। अब पछताए क्या करें जब चिड़िया चुग गई खेत। दोनों भाई ने
सुरेश और उसकी पत्नी को घर से धक्के मारकर बाहर कर दिया। वहीं दोनों पति पत्नी गांव के तालाब किनारे अपनी एक छोटी सी कुटिया बनाकर रहने लगे। हे भगवान, ये हमारे साथ क्या हो रहा है? अब ना घर का रहे ना घाट का, कैसे चलेगा जीवन? 2 वक्त की रोटी तो छोड़ो, एक रोटी भी नसीब में नहीं है। अब रोते जाओ। राधिका, वो दोनों मेरे बड़े भाई थे। अब बताओ भला मैं उनसे कैसे सवाल जवाब करता? अच्छा, तुम्हारे बड़े भाइयों ने तो अपने छोटे भाई के लिए कुछ नहीं सोचा, सब कुछ तो रख लिया। तुम्हारे हिस्से में क्या दिया है? खेत के नाम पर मेड़ दिया है और पेड़ के नाम पर जड़ दिया है, घर के नाम पर छत दिया है और पैसे के नाम पर ये आदम जमाने के 4 सिक्के दिए हैं। राधिका, अब बस भी करो। और कितनी ताने मारोगे? अब छोड़ो उन बातों को। चलो छोड़ दिया, अब बताओ आगे का क्या करोगी, क्या खाओगी, कुछ बताओगी मुझे? अब मैं क्या करूं, राधिका? अब तो मेरे पास कुछ भी नहीं है। एक काम करता हूं, मैं मुखिया के पास इन पुराने सिक्कों को लेकर जाता हूं। शायद इन सिक्कों के बदले मुझे कुछ नया सिक्का मिल जाए। सुरेश बड़ी उम्मीदों के साथ उन 4 सिक्कों को लेकर मुखिया के पास जाता है। अरे सुरेश, तुम यहाँ बताओ कैसे आना हुआ? मुखिया जी, मेरे पास ये सिर्फ 4 सिक्के ही हैं। क्या आप इन सिक्कों के बदले मुझे कुछ नए सिक्के दे सकते हैं? अरे सुरेश, ये सिक्के बेकार है, अब ये चलन में नहीं रहा। भला तुम्हें इन सिक्कों के बदले कौन पैसे देगा? सच में तुम बहुत भोला हो। अब मैं क्या करूं? हे भगवान, मैं तो बर्बाद हो गया। मेरा सब कुछ लुट गया। अब देखो सुरेश, मैंने भी तुम तीनों भाइयों के बंटवारे की बात सुनी है। सुनकर बहुत बुरा लगा। दोनों भाइयों ने तो सब कुछ ले लिया और बदले में तुम्हें कुछ नहीं दिया। ऊपर से उन निर्दयी भाइयों ने तुम्हें घर से भगा भी दिया। हे भगवान, ऐसा भाई तो दुश्मनों को भी ना मिले। अभी क्या करूं मुखिया जी? लगता है मेरी तकदीर में कुछ नहीं। तुम्हारी दुख मुझे देखा नहीं जाता सुरेश, पता नहीं क्यों। वैसे तो मैं किसी के ऊपर दया नहीं करता, फिर भी तुम्हारा दुख देखकर मेरे जैसे कठोर दिल भी आज पिघल गया। एक काम करो सुरेश, कल से तुम और तुम्हारी पत्नी मेरे खेतों पर काम करो। मैं जितना मजदूरी दूसरे मजदूरों को देता हूं, उससे ज्यादा मजदूरी मैं तुम दोनों को दूंगा। वैसे भी तुम्हारे पास अभी कोई काम नहीं है। हाँ मुखिया जी, मैं आपके यहाँ काम करूंगा। मेरी पत्नी भी काम करेगी। ठीक है सुरेश, तो फिर कल सुबह से खेत पर काम के लिए आ जाना और ये तुम अपने सिक्के अपने पास ही रखो। शायद यही तुम्हारी 4 रुपए की तकदीर वाली निशानी है। सुरेश उदास होकर वापस अपनी कुटिया पर आता है। सुरेश की पत्नी रास्ता देख रही थी। सुरेश अपनी पत्नी के पास आकर सारी बातें बताने लगता है। यही दिन देखना बाकी था, अब हमें दूसरे के खेतों में काम करना पड़ेगा। हाय रे मेरी किस्मत। अब देखो राधिका, तुम ज्यादा ज्ञान मत दो। हमें काम मिला है, कल से काम पर जाना है। इस तरह दिन गुजरता गया। सुरेश और राधिका अब मुखिया के खेतों पर काम करने लगे। रोजी रोटी का एक जरिया उन्हें मिल गया। खेतों पर फसल लहलहाने लगी। अरे भैया, इस साल तो हमारा फसल बहुत अच्छा हुआ है। हाँ भाई, इस साल तो बहुत ज्यादा फसल हुआ है। इस साल बहुत आमदनी होगा। अब चलो भैया, अब घर चलते हैं, कल सुबह फिर आएंगे। अरे राधिका, देखो सुबह से दोपहर हो गया है, खाने का वक्त आ गया है। चलो कुछ खा लेते हैं। वैसे आज खाने में क्या है राधिका? घर में जो भी थी रूखी सूखी सब ले आई हूँ, जाकर ठूसो। थके हारे सुरेश और राधिका दोनों खेत के एक किनारे में बैठकर। अरे राधिका, क्या हुआ? तुम अचानक खाना क्यों बंद कर दी? नहीं, कुछ नहीं, मैं तो बस ऐसे ही कुछ सोच रही थी। क्यों राधिका, क्या हुआ? बताओ भी। देखो ना, हम कितना काम करते हैं, सुबह से लेकर शाम तक। ऐसा कब तक चलेगा? क्या तुम्हें नहीं लगता कि हमारा कोई संतान भी हो जो बुढ़ापे में हमारा सहारा हो? हाँ राधिका, बार बार मैं भी यही सोचता हूँ, पर क्या करें, ये सब हमारे हाथ में नहीं, ये तो ऊपर वालों के हाथ में है। पता नहीं किस जन्म की सज़ा भुगत रही हूँ। भगवान ने तो हमसे मुंह मोड़ लिया है। बेघर होकर हम भटक रहे हैं। हमारे भाग्य में कुछ नहीं,
ना कोई संतान, ना कोई जमीन जायदाद। सुरेश और राधिका दोनों बातें ही कर रहे थे कि तभी वहां अचानक एक चिड़िया आकर बैठ जाती है। अरे अरे, ये देखो तो, ये तो एक चिड़िया है, हमारे पास ही आकर बैठ गई। लगता है इसे भूख लगी है, हमें इसे कुछ खाने को देना चाहिए। हाँ राधिका, तुम इसे कुछ खिला दो, शायद भूख के मारे यहाँ आ गया होगा। राधिका ने उस चिड़िया को कुछ चावल दे दिए। चिड़िया कुछ देर राधिका को देखती रहती है, फिर चिड़िया उस चावल को खाकर उड़ जाती है। सुनिए सुरेश जी, ये फावड़ा उठाओ और मेरे साथ चलो। पर कहाँ तुम फावड़ा लेकर कहाँ जाने की बातें कर रही हो? ज्यादा सवाल जवाब नहीं, मेरे साथ चलो, आज कुछ जरूरी काम करनी है। क्या? कोई जरूरी काम? वो भी इस वक्त, रात को? अरे बाप रे बाप। हाँ जी, आज हम वो काम करने जा रहे हैं जिसे आपको पहले ही कर लेना चाहिए था। राधिका के कहने पर सुरेश फावड़ा उठाता है। दोनों पति पत्नी अपने उस खेत के मेड़ पर आते हैं जो उन्हें बंटवारे पर मिला था। राधिका, ये तो हमारा मेड़ है, और वहाँ पे जो फसल लगी है, जहाँ पानी भरा हुआ है, वो तो मेरे दोनों बड़े भाइयों का खेत है, और हम जहाँ खड़े हैं यही हमारा मेड़ है। इसीलिए तो मैं तुमको यहाँ लेकर आई हूँ बुद्धू। और सुनो, आप इस मेड़ को अभी के अभी तोड़ दो। ये क्या कह रही हो तुम? इससे तो मेरे दोनों भाइयों के पूरे फसल बर्बाद हो जाएगा। बिना मेड़ की भला खेती कैसे हो सकता है राधिका? ये समस्या तुम्हारे भाइयों का है, तुम्हारा नहीं। हमारा मेड़ हमारी मर्जी, तोड़े या रखें। अरे वाह राधिका, वाह, मुझे पता नहीं था। तुम तो बड़ी होशियार हो। अब मुझे समझ में आ गया। इस तरह राधिका और सुरेश ने खेत के सारे मेड़ को तोड़ दिया, जिससे खेतों से पानी बह गया और फसल बर्बाद हो गया। अगली सुबह जब दोनों भाई खेत पर पहुंचते हैं, हे भगवान, ये क्या हो गया? हमारे सभी फसल तो बर्बाद हो गया। कितनी अच्छी फसल लगी थी। सोचा था इस साल सोने के गहने लूंगा, पर सपना सपना ही रह गया। अरे भाई, हम दोनों तो बर्बाद हो गए रे। कितनी अच्छी फसल लगी थी, अब बिना पानी से सब सूख गया। भला अब फसल कैसे होगी? अरे भैया, वो देखो, खेत का मेड़ को किसी ने तोड़ दिया है। जब मेड़ ही नहीं है तो खेत में पानी कहाँ रहेगा और हम सिंचाई कैसे करेंगे? जरूर ये काम सुरेश का होगा। जरूर उसने होशियारी की होगी। रामलाल और सोहन दोनों रोते हुए घर को आते हैं। घर आकर अपनी पत्नियों को सारी कहानी बताने लगते हैं। अरे, ये क्या हो गया? देखो जी, मेरी बात सुनो। अगर फसल बर्बाद हो गया है तो कोई बात नहीं, हमारा आम का पेड़ तो है। हाँ हाँ, तुमने बिल्कुल सही कहा, पर अभी आम पकने को कम से कम 12 से 15 दिन और लगेगा। हाँ भैया, जब आम पक जाएंगे तो हम उसे बाजार ले जाकर अच्छे पैसे कमा सकते हैं। हाँ हाँ सोहन, तुम बिल्कुल ठीक कह रहे हो। अब यही एक रास्ता बचा है, वरना हम सब भूखे मर जाएंगे। अरे राधिका, तुम तो कमाल कर दिया, मेड़ तोड़ दिया। जैसी करनी वैसी भरनी, ये उन्हीं के कर्मों का फल है। सुनो जी, अरे राधिका, इस बार क्या करना है? जैसे ही शाम हुआ, राधिका और सुरेश दोनों कुल्हाड़ी लेकर उस आम के पेड़ के नीचे पहुंच जाते हैं जो उन्हें बंटवारे पर मिला था। अरे राधिका, इस बार क्या करना है? सुनो जी, क्या यही वो आम का पेड़ है? तो फिर हमारा हिस्सा कौन सा है? अरे राधिका, मैंने तो पहले ही तुम्हें बता दिया था कि हमारा हिस्सा सिर्फ जड़ है, इसके अलावा और कुछ भी नहीं। तो फिर ठीक है, इस पेड़ का जड़ तो हमारा है, इसलिए इस जड़ को रखें या काटें, हमारी अपनी मर्जी। दोनों पति पत्नी आम के पेड़ को काट देते हैं। आम का पेड़ नीचे जमीन पर गिर जाता है। सो हे गाइस, ऐसे ही मज़ेदार कहानियों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए एंड लाइक कीजिए। अगर आप लोगों को स्टोरी अच्छा लगा हो तो प्लीज़ कमेंट में ज़रूर बताइएगा। इसी तरह से हमारे 2 और चैनल हैं, शिवांश टून एंड शिवम टून। आप लोग उन दोनों चैनल को भी सपोर्ट कीजिएगा। आप लोगों के सपोर्ट से ही हम लोग आगे बढ़ सकते हैं, और कोई दूसरा चारा नहीं होता है।
बहुत मेहनत लगता है यार एक वीडियो बनाने के लिए, तो उसको प्लीज़ वीडियो को लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, और वो दोनों चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि उस पर भी आप लोगों के लिए अच्छी अच्छी कहानियाँ रोज़ अपलोड होती रहती हैं।